धा आया है ना, तिहाई मारी किसी ने, एक धा आया, उसके बाद का संवाद तो ऊपर से उठाए गई। तो संगीत की अपनी ग्रामर है। हाँ। जैसे सर पिछली साल सर ने एक नाटक लिया था मैकबेथ, उसे लोक में किया था पूरा, और पूरा मतलब सीन वर्क था लोक में, मतलब कई सारी जो भाषा थी लोक भाषा में थी वो पूरा लोकल भाषा। आपने देखा था वो नाटक? हाँ सर। बर्दाश्त करिए आप। जिंदा उसको देखकर कमाल कर दो। मैं 4 बार मर गया। वो एक्सपेक्ट देखिए जो सर बात कह रहे हैं आप उसे थोड़ा सा विचारें, ठीक है। नाटक चाहे किसी भी तरीके का हो, उसकी समीक्षा के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए वही पॉइंट्स होते हैं। समीक्षक के औजार नहीं बदलते। हाँ, उसके औजार नहीं बदलते। एक जो वर्ड आता है कंटेम्प्रेरी थिएटर, ये सवाल मेरा एज अ स्टूडेंट है कि एक वर्ड है कंटेम्प्रेरी थिएटर और एक वर्ड है मॉडर्न थिएटर, ये दोनों एक वर्ड है या इसके बीच में कोई एक थिन लाइन है? क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं तो उस दौरान ये दो वर्ड काफी ज्यादा हमें इफेक्ट करते हैं हमारी स्टडीज को लेकर के। तो एज अ स्टूडेंट मैंने ये अंदर एक ये सवाल है। मैं जो समझता हूँ कंटेम्प्रेरी थिएटर से लोगों का आशय होता है समकालीन रंगमंच, और मॉडर्न थिएटर से आशय होता है आधुनिक रंगमंच। अब इन दोनों की परिभाषाओं पे जाएं, क्योंकि भाषा का मामला है। भाषा एक सामाजिक निधि है और भाषा शब्द की एक अर्थ परंपरा है। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। समकालीन मतलब जो इस समय चल रहा है। तो इसी पे थोड़ा सा पॉइंट निकल के आता है कि मॉडर्निटी तो अपने आप को समय के हिसाब से बदलती रहती है। मतलब आज भी अगर हम पारंपरिक की बात करें या जो चला आ रहा है उसको तोड़ करके कुछ एक नया क्रिएट करेंगे तो हमने उसको मॉडर्न बता दिया। आधुनिक का अर्थ होता है, तोड़ना फोड़ना मैं नहीं जानता, लेकिन आधुनिक का अर्थ होता है जो मनुष्य को और स्वतंत्रता या मनुष्य की और स्वतंत्रता के पक्ष में खड़ा होता है, वो आधुनिक होता है। इस तरह से आधुनिकता को देखते हैं। मॉडर्निटी एक कॉन्सेप्ट है। तो समकालीन रंगमंच, मान लीजिए कि कोई बहुत पुराना कोई नाटक कर रहा है तो समकालीन रंगमंच का हिस्सा तो हर चीज है। आज इस वक्त में होने वाला थिएटर सब कुछ समकालीन या कंटेम्प्रेरी थिएटर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो इस वक्त में हो रहा है। अब मॉडर्न से भरोसा मतलब मेरा ख्याल है इस तरह लेते होंगे लोग आधुनिक रंगमंच को कि कोई नई भाषा खोज रहा है, कोई नए टेक्स्ट कर रहा है, उससे लेते होंगे आधुनिकता को। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से बात खत्म होगी सर। इस बात को किसी आज के समय में जो राजनीतिक माहौल है उसमें कला समाज में कितनी सुरक्षित है? कला समाज में कितनी सुरक्षित है? जब तक समाज है, नहीं सर, सोचने वाले लोग हैं, तब तक कला सुरक्षित है। कला को कुछ नहीं होने वाला, व्यक्ति को बहुत कुछ हो सकता है। कला कहीं नहीं जाएगी, कला यहीं रहेगी, चाहे टूटी फूटी हालत में रहेगी, लेकिन रहेगी। आधी अधूरी रहेगी लेकिन रहेगी। जब तक व्यक्ति है तब तक कला है। और कला सर, कहीं नहीं है। और सर कल स्वरूप बदलता हाँ है। जी। और सर कला का राजनीतिकरण कितना सही है और कितना गलत? ये अब मैं इसमें क्या कहूँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है भाई। कोई राजनीतिक नाटक करना चाहता है, राजनीतिक मंच पे नाटक करता है, कोई गांव में नाटक करता है, कोई किसी ऑडियंस के लिए काम करता है, ये व्यक्तिगत है। कला में कोई धंधा करता है, कोई कला में सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कोई नई लैंग्वेज को सर्च कर रहा है ना, अपनी रंग भाषा के बारे में सोच रहा है, तो ये व्यक्तिगत है। आप क्या मतलब पूछना चाहते हैं? सर जो अभी राजनीतिक माहौल है उसको लेके कि अभी कि जैसे सर अगर सोसाइटी में कोई नाटक करना हो, अगर हम विवेकानंद जी पे कर रहे हो किसी पे कर रहे हैं तो सब सपोर्ट करेंगे। क्या आप ये पूछ रहे हैं कि सत्ता अगर आपके खिलाफ हो तो क्या करेंगे? हाँ, मतलब ये कितनी संरक्षित है उस हाँ यही पूछ रहे हाँ हैं? हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसा होता रहा है, ये कोई आज पहली बात नहीं हो रहा है। सत्ता को वो बात क्यों पसंद आएगी जो उसके हक में नहीं? ऐसा होता रहा है। और आप नए टूल्स भी निकालते हैं फिर उस वक्त, नई रंग भाषा के जन्म भी होते हैं। आप ये भी समझिए, जहां
सामाजिक राजनीतिक माहौल बहुत खराब है। जैसे ईरान में बहुत बुरे हाल है, दुनिया के सबसे अच्छे कार्टूनिस्ट ईरान से पैदा हुए, फिल्म मेकर्स। तो विसंगतियां, दबाव, शोषण, ये कला के लिए उर्वरक भूमि के भी काम करते हैं, क्योंकि लोग रास्ते निकालते हैं, माजिद मजीदी पैदा होते हैं। हाँ बिल्कुल। सर आप अपने अगरबत्ती जो नाटक है उसको किस में रखेंगे, पुराने विचारधारा वाला, समसामयिक या आधुनिक, और वो कॉन्सेप्ट आपके मन में कैसे आया और उसके ऊपर आपने क्या काम करा, मैं जानना चाहती हूँ। अगरबत्ती आप देख के खुद तय कर सकते हैं, मतलब मैं कहाँ रखूंगा उसको, मैं उसको आधुनिक मॉडर्न प्ले ही मानता हूँ, आधुनिक रंगमंच का हिस्सा ही मानता हूँ। कैसे सर? क्योंकि वो आज के वक्त में लिखा गया है। हम चाहते हैं कि आप उस पर कुछ बात करें, कहानी पे कुछ बात करें, क्राफ्ट आपने कैसे क्रिएट करा, या कैसे आपके दिमाग में वो विषय आया, या उसको कैसे आपको। एक फिल्म आई थी बैंडिट क्वीन, तो बैंडिट क्वीन जहाँ समाप्त होती है तो मुझे लगा कि ये बायोपिक है, और फूलन देवी बहुत महत्वपूर्ण मुझे इसलिए लगी कि वो 3 तरह से शोषित है। एक तो वो स्त्री, दूसरा वो गरीब, और तीसरा वो छोटी जाति की। तो मुझे ये बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन लगा, कितना प्राणघातक है किसी के लिए तिगुना रूप से शोषित हो जाना। दूसरा, फिल्म खत्म होने के बाद मुझे लगा नहीं, कुछ डिस्कोर्स बाकी है, इसमें बहस नहीं हुई है, ये सिर्फ चित्रण किया गया है, रिपोर्टिंग जैसी लगी मुझे वो। महान फिल्म है, मतलब उस फिल्म को देखने के बाद मैं हिल गया। तो वो अपने काम में तो पूरी थी, पर मुझे लगा नहीं कुछ बाकी है इस पर। कई बार आपको लगता है ना कि और बात करो, भाग रहे हैं लोग। तो मुझे एक तो कहानी की जरूरत थी, तो मेरे दिमाग में कविता आई उस फिल्म को देखने के बाद, इन्हें तो जलना चाहिए। लंबी कविता है, आखिरी का हिस्सा है, इन्हें तो जलना चाहिए रोज थोड़ा थोड़ा, तिल तिल कर अगरबत्ती सा। उसके बाद मुझे एक लड़कियों के कॉलेज में नाटक करवाना था, तो ये तय था कि लड़कियां ही होनी चाहिए। तो फूलन देवी ने जिन ठाकुरों को मारा था, उनकी विधवाओं के बारे में आज तक कहीं कोई बात नहीं हुई। जो थोड़ा बहुत मैंने पता किया तो मुझे यही पता चला, एक प्रोटेस्ट उन्होंने किया था बस, विधवा यात्रा के नाम, और कोई ज्यादा बातचीत नहीं। तो जहां वो फिल्म खत्म होती है वहां से ये नाटक शुरू होता है कि फूलन देवी जेल चली गई है, उसने सरेंडर कर दिया है, और उनकी विधवाओं के रिहैबिलिटेशन या पुनर्वास के लिए लघु उद्योग निगम ने एक कारखाना बना दिया है अगरबत्ती का, जहां ये औरतें मिलती हैं, बैठती हैं, काम भी करती हैं, और फूलन देवी को बम से उड़ाने का षड्यंत्र रचती हैं। वो धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, और वो सारी औरतें जो ठाकुर हैं वो धीरे धीरे, मतलब काफी लंबा, कई घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे दृश्य हैं। अंत आपको बताता हूँ कि वो एक दुर्लभ सत्य तक पहुंचती है, जहां अब ना वो अपनी जाति से बंधी है, वो केवल स्त्री हो जाती है, और उनका केवल स्त्री हो जाना उनमें एक नए तरह की संवेदनशीलता पैदा कर देता है। फिर वो विचार भी त्यागती है हिंसा का, और एक अस्थि कलश को अगरबत्ती के मसाले में मिलाती, इन्हें तो जलना चाहिए रोज थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ अगरबत्ती। लंबा प्ले है, और आप देखेंगे तो शायद संभवतः हो मार्च में यहाँ ग्वालियर में। बिल्कुल सर, जरा अपने राइट फ्रॉम नाटक पे भी थोड़ा प्रकाश डालें। सर, जैसे पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न देखने के बाद कई लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, कई लोग उसको फौज से रिलेट कर लेते हैं, जो लोग मतलब ठीक से उसको नहीं देखते हैं कि ये कैसी बात कर रहे हैं, इसमें तो फौज वालों के ऊपर, कि फौज वाला भी ऐसा कर सकता है इसलिए फौज में नहीं जाता है।
तो वो एक बहुत बड़ा द्वंद्व था। लोग फौज के बारे में बहुत सकारात्मक सुनना पसंद करते हैं, उसके बारे में नकारात्मक देख ही नहीं सकते कि फौजी कर ही नहीं सकता ऐसा, लेकिन आपने उसमें दिखाया, तो वो एक अलग नजरिया देता है। और वो लड़का फौज में जाने का जो सपना है वो छोड़ देता है, वो कहता है मैं पॉपकॉर्न बेचना ठीक समझता हूँ, ना कि फौज में जाना। दरअसल रूपक जो उसका कैरेक्टर है, पॉपकॉर्न बेचने वाला, वो सच्चे अर्थों में देश की सेवा करना चाहता है, और उसके जो दोस्त हैं वो नौकरी करने के लिए फौज में जाना चाहते हैं, तो उसे ये बात पसंद नहीं, और वो उनको नौकरी मिल भी जाती है। जैसे कुछ लोग, आप समझिए, ठीक है ना? तो इसीलिए उसको देशभक्ति करना है, तो उन लोगों को नौकरी मिल जाती है जिनको नौकरी करना है, और वो पॉपकॉर्न बेचना तय करता है। उसमें फौज की कोई वो नहीं है कि मुझे डिफेम करना है या कुछ, फौज के कमेंट नहीं किसी भी तरह का, वो उस पर खुद का एक कमेंट है कि देशभक्ति के कारण जा रहे हो या नौकरी के लिए जा रहे हो, तो वो इस पाखंड को स्वीकार नहीं करता कि जहाँ नौकरी के लिए रहे और कह देशभक्ति रहे। तो ये है मामला। रेड फ्रॉग मैंने वामपंथी आंदोलन को बहुत पास से देखा है। तो एक मार्क्सिस्ट आदमी जो वामपंथी आंदोलन का हिस्सा बनता है, बचपन से जो प्रगतिशील विचारधारा को पालन करता है, आगे बढ़ता है, लेकिन उम्र के आखिरी हिस्से में खासकर अपनी वो जो खुद प्रेम विवाह करता है, लेकिन बेटी के सामने खड़े हो जाने पे पिता बन जाता है, और धन को लेकर जो वामपंथी सोच है, और उससे बिल्कुल उलट उस बच्ची की सैलरी उसके लिए बहुत जरूरी हो जाती है, तो कैसे अपनी लड़की और उसके प्रेमी के बीच में खड़ा हो जाता है। तो एक ऐसा आदमी जो तप कर लाल हुआ और अंत में 99 का सांप के काटने से नीला पड़ गया। सांप सीढ़ी के खेल में 99 का सांप होता है ना, तो दरअसल एक चेतावनी की तरह है कि अगर आप अपने आदर्शों पर चलते हैं तो सच्चे अर्थों पे चलिए। ऐसा नहीं कि 99 के सांप ने काटा और आप शून्य पर आकर गिर गए बुढ़ापे। तो इस तरह का है। बहुत बड़ी बात है। यानी कि एक्चुअल में अगर रंगमंच में भी बहुत सारे जो आप बात कर रहे थे समझे कि आप जितने भी सीनियर्स हैं तमाम सब जगह पे, वो अगर सच्चे अर्थों में आज भी रंगमंच अगर कर रहे हैं, तो जो भी नौजवान है जो कि गलत कदम चल रहा है, जैसे जब छोटा सा बच्चा होता है चलना शुरू करता है, गड़बड़ा जाता है तो माँ पकड़ लेती है, उसी तरीके से बड़ा आदमी बच्चे को पकड़ लेता है, समझाएगा उसको। बहुत ही बढ़िया। सर, एक कलाकार की सोच आध्यात्मिक होनी चाहिए या बौद्धिक होनी चाहिए? आध्यात्मिक क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक कलाकार की सोच आध्यात्मिक होनी चाहिए या फिर भौतिक होनी चाहिए? आशीष सर, जब उसे भूख लगे ना तो उसे भौतिकवादी होना चाहिए, जब वो कलम उठाए तो उसे आध्यात्मिक। अरे वाह। अब ऐसी कोई ब्रांडिंग थोड़ी है कि आप भौतिकवादी हो तो आध्यात्मिक नहीं होगे और आध्यात्मिक हो मतलब भौतिकवादी नहीं होगे। क्यों कोई आध्यात्मिक आदमी भूखा मरे, या क्यों भौतिकवादी आदमी अच्छा आदमी ना हो? सर एक प्रश्न और मेरा, सर जैसे आजकल रंगमंच में हम देख रहे हैं जो भी नए युवा हैं जो थोड़ा बहुत रंगमंच करते हैं, और फिर एक समय के बाद उनका मन होता है तो वो थोड़ा डिजिटल की तरफ मुंबई एक तरह से जो बन गया है, तो सर इसमें हम कैसे बचाएं अपने जो कंटेम्प्रेरी थिएटर या फिर जो भी थिएटर को कैसे बचाएं? मत बचाइए। आप थिएटर बहुत अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा थिएटर कीजिए। हो सकता है आप में से कोई ऋत्विक घटक, सत्यजीत रे या मृणाल सेन निकल आए, कोई गौतम घोष निकल आए, कोई श्याम बेनेगल निकल आए। अगर सिनेमा को जीनियस मिलेगा ना तो थिएटर से मिलेगा। हम एकता कपूर के सीरियल के लोगों को सप्लाई कर रहे हैं।
जबकि हमारी हैसियत वहाँ ऋत्विक घटक सप्लाई करने की है, गौतम घोष सप्लाई करने की है, श्याम बेनेगल सप्लाई करने की है, ये हमारी हैसियत है। तो वो लोग जो थिएटर जल्दी छोड़ देते हैं और सीरियल में खप जाते हैं, जिसे अभिनेता की ग्रेवयार्ड या कब्रगाह कहते हैं। हालांकि उनको भी पद्मश्री मिला। दूसरा कि एक्टर को मेरे ख्याल से मीडियम्स हैं। अगर नसीर साहब फिल्में करते हैं, हमारे सीनियर हैं, ओम पुरी साहब करते हैं और तमाम सभी लोग कर रहे हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है। पंकज कपूर सर, हम लोगों ने पिछले साल हमारे ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने नाटक किया। तो पंकज सर आज भी, नसीर साहब आज भी नाटक कर रहे हैं, फिल्में भी कर रहे हैं। हाँ, शबाना मैम को देखिए आप, सब कर रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है और रोकना भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बस एक्टर को सच बताना चाहिए, उसको झूठ नहीं बताना चाहिए। एक्टर को ये बोल दो तू बहुत कमाल कर रहा है, चाहती तो वो मिल जाना सब कुछ, उसको चलना आता नहीं है, बोलना आता नहीं है, तो उसको अच्छी तरीके से बताइए, उसका सच बताइए, वो अच्छी तरीके से तैयार हो, जाओ भाई, हर दुनिया देखो, घूमो फिरो, मौका लगे तो हमें भी ले चलो। सर, मैं पीयूष सर का इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि जब मैं एनएसडी में पढ़ रहा था तो वहाँ पर लोग कहते थे कि भगवान को मानना छोड़ दो, लेकिन वो कहते मैं तो शिव जी का मंदिर था, फूल चढ़ाता तो अंदर जाता था। तो भगवान को मानेंगे ना मानेंगे तभी एक्टर बन सकते हैं क्या? मैंने एक दो जगह और गया था मैं वर्कशॉप के लिए, तो कहते हैं कि भगवान को ऐसे नहीं मानना चाहिए, आप क्यों मानते हैं? मतलब उनका अर्थ तो यही है ना कि ऊंची जाति या नीची, हाँ, ऊंची जाति या नीची जाति में फर्क नहीं करना चाहिए, भगवान को मानना छोड़ दो। अगर अपन भगवान को मानना छोड़ देंगे तभी एक्टर बन पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? जो मानना छोड़ जो देखिए जो कह रहा है वो और ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आप शिव जी को मानिए, दुर्गा को मानिए, नास्तिक रहिए, आपका व्यक्तिगत, आपका डेमोक्रेटिक राइट। यस, उसमें आप क्यों उलझ रहे हैं दुनिया के उसके साथ? वो आपको तय करना, आप तय करिए अपने। लेकिन वो अभिनेता बनने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई बात प्लीज प्लीज। सर एक सवाल है सर, थोड़ा सा अजीब सा हो, पर सर थिएटर करने के लिए, एक्टर बनने के लिए अंग्रेजी आना जरूरी है? भाषा का ज्ञान दोनों भाषाओं के अंदर से जरूरी है। भाषा माध्यम है, ज्ञान नहीं। बिल्कुल पहली बात, अगर आ जाए तो क्या बुरा। दूसरी बात, क्या इतनी कोई खतरनाक चीज है क्या अंग्रेजी? सीख लो ना भाई, काम आती है। ऐसी कुछ है कि अगर जैसे किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो अगर उससे बात करता है उसके बारे में तो वो थोड़ा एम्बेरेस सा फील करता है, अच्छा फील नहीं करता। उसको नहीं करना चाहिए। वो कब नहीं करेगा ना, देखिए एक एहसास कमतरी होता है आपके अंदर कि सारे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं और मुझसे अंग्रेजी नहीं आती। ये तब तक होता है ना जब तक आपके पास थोड़ा बहुत भय है तो ज्ञान है अधूरा अभी। जब आप अपने ज्ञान में बहुत पक्के होते हो ना तो आप अपनी भाषा को, और वैसे भी एक्टर, मैं रंगायण गया था, एक प्ले डायरेक्ट किया मैंने कन्नड़ में। कन्नड़ मुझसे नहीं आती, मैं उनको सबटेक्स्ट बताता था। मतलब जब वो कन्नड़ बोलते थे तो मैं एक अपने उस दुभाषी से पूछता था कि इसने क्या कहा इस एक्टर, तो वो बताते थे कि सर ये कह रहा है कि आई एम कुंतिला, तो मैं उसका सबटेक्स्ट बदल देता था। मैं उससे कहता था कि इससे कहो कि इस सबटेक्स्ट से कहे। तो वैसे भी एक्टर टेक्स्ट बोलने वाला एक्टर है तो घटिया एक्टर है, एक्टर तो बोलता ही सबटेक्स्ट है। तो इसमें भाषा का मामला नहीं है, बिल्कुल हीन भावना नहीं आनी चाहिए। अगर अंग्रेजी नहीं आती तो जिससे अंग्रेजी आती उसको स्पेनिश नहीं आती, उसको चाइनीज नहीं आती, उसको टर्किश नहीं आती, ये कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। रघु भाई जब गए थे वहाँ, मैसी साहब में, उनको जबलपुर के ही हैं, मेरे ही शहर के हैं, उनको नेशनल अवार्ड मिला था तो उनको नहीं आती थी अंग्रेजी। और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि अभिनेता को
हर भाषा के लिए तैयार रहना चाहिए। आप मत तय करें, अगर आपको हिंदी ही लग रहा है तो आप हिंदी करें, लेकिन अगर आपको कन्नड़ में अगर फिल्म मिल गई तो आप मना कर देंगे कि जी मुझे नहीं आती है। आपको मेन लीड ले लिया जाता है, 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लैंग्वेज सीखोगे आप? सीखोगे, सब सीखेंगे, हम भी सीखेंगे। और नई भाषा तो कोई पूछी। मैं रशियन सीख रहा था पिछले वक्त में, तो हमारे जो टीचर थे वो कहने लगे कि वो बड़ी अच्छी बात थी और ये बिल्कुल प्रूफ है, आप जब भी लैंग्वेज सीखते हैं तो आपकी दिमाग की फैकल्टीज चलने लग जाती है। लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। प्लीज सर, मेरा एक सवाल है कि अगर कोई थिएटर करना चाहता है और एक्टर बनना चाहता है तो कोई ना कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन करता है, क्योंकि हर किसी का विजन रहता है कि उसको मूवीज में जाना है, तो साधन नहीं होता है वो थिएटर की। और जैसे किसी न किसी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करता है, जैसे डायरेक्टर को पता पड़ जाता है इसके अंदर कोई टैलेंट जरूर है, या तो वो क्राफ्ट पे उसका अच्छा काम है या कोई दूसरा काम कर लेता है, म्यूजिक कर लेता है और बनने वो आया एक्टर, लेकिन उसका यूज कहीं और किया जा रहा है। ये कह के तुमको एक्ट दे दिया जाएगा, लेकिन कर रहा है सिर्फ वही काम जा रहा है, उसका यूज भी हो रहा है कहीं ना कहीं। फिर वो एक्टिंग सीखे कैसे? मेरा ही सवाल है। देखो मेरा ये, देखो थिएटर, अगर आप थिएटर करने आए तो आपको सब सीखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आई मे बी रॉन्ग। और अगर आप इस मतलब इस मेंटल उससे जाते हैं, तैयारी से, इस मानसिक तैयारी से जाते हैं, मैं एक एक्टर हूँ, मैं ना ये खीला ठोकूंगा ना मैं ये करूँगा। सर सवाल मेरा कुछ और है। मेरा कहना ये सवाल तो सर थोड़ा सा खोल के मैं बताता हूं। एक लर्निंग एक्टर का एक्सप्लॉइटेशन, एक लर्निंग एक्टर तबला बजाना आता है, वो पहले से तबले में सिद्धस्त है, कोई शास्त्रीय गायक है और कोई क्राफ्ट का काम पहले से ही जानता है, खानदानी काम है उसका। अब वो बेचारा, उसको एक्टिंग का शौक लगा, अब वो ग्रुप ज्वाइन किया एक्टिंग का, डायरेक्टर ने सोचा ये तो मेरे पास आ गया एसेट, अब इससे तबला ही बजवाएंगे, अब इससे जो है हम केवल शास्त्रीय संगीत गवाएंगे, एक्टिंग तो किसी और से कराएंगे। इस सारे सवाल तुम्हारा यही है, तो ये वाला ये दुविधा में आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं तो अक्सर लोगों से बोलता हूँ, अगर क्राफ्ट सीखना है तो फाइन आर्ट कॉलेज जाइए। लेकिन सर बनना उसको एक्टर है। सुनिए ना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपकी बात का सपोर्ट करता हूँ। थिएटर में आप क्या सीखने आते हो? ऑफ कोर्स सब कुछ सीखने आते हो, जीवन सीखने आते हो। सबसे पहले तो इकट्ठे रहना सीखते हो। यार 25 लोग इकट्ठे रहते हैं, क्या बात करो, लड़के लड़कियां इकट्ठे, चमत्कार जैसी बात है इस समाज में। 25 लोग इकट्ठे, वो भी लड़के लड़के, हद है भाई। तो अभिनय जरूर सीखना चाहिए। थिएटर में सबसे स्पेशल तो वही है, क्योंकि म्यूजिक स्कूल है, पेंटिंग का स्कूल है। अगर थिएटर को देखा जाए तो दरअसल तुम वो स्पेशलिटी की बात करोगे तो स्पेशल तो यहाँ एक्टिंग है। हाँ, मना कर दो अगर आप ये देख रहे हो। भाई एक्टरों की तो वैसे ही खींचतान चलती है, मना कर दो, दूसरी जगह चले जाओ। और सर जहाँ तो मैंने 3 सोलो लिखे हैं, ले लो। 3 सोलो है, अच्छे हैं, सोलो करो। ये ऐसा होता है। एक एक्टर का नाम है सचिन भट्ट। वो है ना बचपन से तबला सीखता था और वो आया ग्रुप में हमारे चंडीगढ़ में, मैंने उसे तबला ही बजवाया, मैंने उसे झाड़ू भी लगवाया, मैंने उसे चाय भी सबको सर्व करवाई, एक्टिंग भी करवाई, गाना भी गवाया। जब वो आया था तो सिर्फ तबला बजाना जानता था, जब वो गया तो 18 इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। लड़का भी बॉम्बे में है,
5 साल काम किया, उसने 5 साल में 18 इंस्ट्रूमेंट सीख लिया। सही दिशा देने वाला आदमी ढूंढिए, और अगर आपको नहीं लग रहा है कोई सही दिशा देने वाला, तो खुद अपने लिए तय करें तैयार चीजें, है ना। एकलव्य बनने में कोई वो नहीं है ना। हाँ, आज के वक्त में सब कुछ अवेलेबल है। एक्टिंग यानी कि टाटा स्काई पे भी सिखाई जाती है ना। एक्टिंग कई सारे ड्रामा के जो गुरुज हैं उनकी सब जगह क्लासेस चलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह से मायूस हो गए हैं तो तमाम सब चीजें वो हो गई हैं। होगा, तलाश रखिए, चीजें जरूर होंगी, हताश मत होइए। जिंदगी में अभी हताश हो जाएंगे तो बहुत बड़ी कोई सवाल। हाँ, मैं सर पूछना चाह रही थी, स्कोप ऑफ थिएटर मतलब आजीविका के रूप में रंगमंच को कैसे हम इसमें कैसे नए आयाम ढूंढ सकते हैं आज के इस दौर में, जबकि ना तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फंडिंग है, ना ही बहुत ज़्यादा टिकटेड शोज हो पा रहे हैं। कहीं होते हैं लेकिन एक शो अगर टिकटेड कर भी ले तो भी उससे पूरे खर्चे नहीं निकलते। और ये मेरे ख्याल से पूरे देश की स्थिति है कि कैसे थिएटर से जो है मतलब वैसा दौर नहीं आ जाए कि आपको झोला लटकाना है, फटी चप्पल पहननी है, फटे कपड़े पहनने तो ही आप कलाकार हो, वैसे दौर ना है। और हम जैसा अभी जो हम लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है उसी को थिएटर के थ्रू हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ, आपकी तैयारी कम है या देश में मौके कम है, तो सोचते हैं आपकी तैयारी कम है या मौके कम है, आप बताइए। दोनों बातें हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल्स भी हैं जिनकी तैयारी बहुत है लेकिन उनके मौके कहाँ है। एक दो बार अगर एक दो इवेंट छोड़ दें साल भर के उनके, तो और ऐसा नहीं है कि अब उनको हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उनको इस उम्र में आगे हम कहें कि आपने तैयारी नहीं की है। उनका जब हम आर्ट देखते हैं, उनका मंच पे देखते हैं, और उदाहरण के तौर पे तो मैं एक बहुत बड़ा नाम लेना चाहूंगा, दिल्ली का नाम महेंद्र मेवाती, जो रंगमंच पे ही जीवन अपना खपाया। उनके व्यक्तिगत दिक्कतें रही होंगी बहुत सारी, उनकी आदतों। महेंद्र मेवाती, मैं अपनी बात खत्म कर दूं, तो मैं इस सवाल को थोड़ा मतलब ऐसे, तो हो सकता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि मौके भी कम है। आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि चाहत पहले आती है, रास्ता बाद में। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ देश भर में जो नौकरी नहीं करते और जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है, और वो सिर्फ थिएटर करते हैं। ऐसे लोग हैं, उनने चीज़ों को साधा है। और ठीक है, थिएटर नहीं बिकता, उन्होंने उसको बेचना भी सीखा है। ठीक है, हमारे पास कोई मार्केटिंग करने वाला नहीं, कोई हमारी ब्रांडिंग करने वाला नहीं, तो उनने वो भी सीख लिया, वो अपनी ब्रांडिंग भी सीख लिए हैं, मार्केटिंग भी सीख लिए हैं, एक्टिंग क्लासेस भी चलाते हैं। तो कौन ढूंढेगा रास्ता, बताइए आप? मैं नहीं ढूंढेंगे, कौन ढूंढेगा? मैं ही ढूंढूंगा ना। मतलब I used to work with Ranbaxy. I used to earn not less than 70,000-80,000 in a month. And suddenly there was a day I decided I will not do this Ranbaxy's job. I started doing theater. अगले 4 साल मेरे लिए खौफनाक 4 साल थे। जब नौकरी छोड़ी उसके 4 साल मेरे लिए बहुत बुरे थे, पर मेरे पास पीछे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने अपने लिए कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा, पर मुझे समझ में आया नहीं, मुझे तैयारी करनी होगी, रास्ता भी खुद बनाना होगा, चलना भी होगा। हो जाता है, हो जाता है। कोई भी रूढ़ी, हाँ ये बात सच है कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट की बात हम साइड में रखते हैं सर। स्कोप में मतलब पर्सनली भी और क्या क्या हमें स्कोप इसके अंदर मिल सकते हैं, हमें खुद की तैयारी के अलावा। सेल्फ प्रिपरेशन तो सर मैंडेटरी है, अगर आपकी आर्ट की एक्सीलेंस नहीं है तो आप सस्टेन ही नहीं कर सकते। और सर इसलिए इसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं है, इसलिए लोग भागते हैं। मुझे लगता है ना आपको इस पूरी प्रोसेस पे ही काम होना चाहिए। ऑडियंस कैसे आती है, ऑडियंस टिकट कैसे खरीदे, और आपका शो प्रॉफिट में कैसे आए,
और उसके ज्यादा से ज्यादा रिपीट शोज कैसे हो सकते हैं और एक परफॉर्मेंस आप प्रॉफिट में रन कैसे कर सकते हैं, इस पर हम सभी को ही काम ये अलग से कोई नहीं आया, सभी को करना है। ये हमें लग रहा है कि इस सवाल को ऐसे ही हम लोगों को लेना पड़ेगा कि आर्ट करने की जो जद्दोजहद है और आर्टिस्ट के जीने की जो जद्दोजहद है वो दोनों बड़े अलग हैं और उनको बड़ा ऑब्जेक्टिवली डील करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है इसका, क्योंकि जिंदगी चलाने की जद्दोजहद जब हम देखते हैं तो कई बार ये भी खतरा होता है हमारे सामने। कई बार हम मजाक उड़ाते हैं कि एक आर्टिस्ट ने समझौता कर लिया, ये कर लिया, वो चला गया इधर उधर, लेकिन अगर आप उस पेन को समझने की कोशिश करें कि जिस समय उसने आर्ट को जन्मा होगा जो पूरे शिद्दत से और बाजार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया होगा, तो अपनी जिंदगी चलाने के लिए उसे किस तरह के समझौते करने पड़ सकते हैं। तो दोनों आपकी बात से मैं बोलता हूँ, समय भी हो गया, चलना है। हमने सफलता के तथाकथित मापदंडों को छोड़कर सार्थक होना ही तय किया, ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। और दूसरी बात, बेईमान होने और व्यवहारिक होने में फर्क होता है और हम जानते हैं, और ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है कि हम व्यवहारिक रहेंगे, बेईमान नहीं। तो आर्टिस्ट के पास उतना रोजी रोटी खाना कपड़ा होता है जितना एक ईमानदार आदमी के पास होना चाहिए। इससे ज्यादा की अपेक्षा करना बेईमानी से संभव है। दूसरा, ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि जिन्होंने अपने तरीके का थिएटर करना शुरू किया। सैमुअल जॉन है पंजाब में, जो कि गांव-गांव जाके सिर्फ नाटक करते हैं। कभी आपको मौका लगे तो लहरा गागा जाइए और सिर्फ किसी भी घर में जाके पूछ लीजिए सैमुअल जॉन को जानते हैं, तो कहीं पे भी ना नहीं मिलेगी। लहरा गागा एक बहुत बड़ा इलाका है। तो उन्होंने वो क्या करते हैं, वो महीने में एक हफ्ता चलते हैं और पूरे लहरे गागा में अपना नया नाटक और उन्हीं लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। उनकी तय बंधी हुई ऑडियंस है, उन्हीं लोगों के बीच में जाते हैं, वहां से पैसा इकट्ठा करते हैं, हिसाब से रास्ते खोजे। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि हम जो शहरों में रह रहे हैं, हमारी एक ऑडियंस है, हमने ऑडियंस की लिस्ट बनाई हुई है, मैसेज जाते हैं, इनविटेशन जाता है, तमाम सब चीजें हैं। हमारी बंदी बधाई ऑडियंस है, 5000 लोगों की ऑडियंस है हमारी, मेहनत से की है, 15 साल लगे उसके लिए, है ना। करिए आप अपने शहर में, निकालिए नए लोगों को। हर इंसान जुड़ना चाहता है कला के साथ, आप जोड़ने वाले बनिए। मैम आपका आखिरी क्वेश्चन। सर मेरा ये क्वेश्चन था आज की युवा पीढ़ी के लिए। मेरा एक अनुभव आया था कि कुछ चंद युवाओं को इस इंस्टीट्यूट के भी मैंने ऐसा देखा कि पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य थिएटर या इंग्लिश मूवीज का प्रभाव उन पर मैंने देखा। मतलब वो भारतीय होना या भारतीय थिएटर और हिंदी सिनेमा को इतना नहीं समझ रहे थे या उससे इन्फ्लुएंस नहीं थे, उसके इतर पाश्चात्य कलाकार उनके लिए एकदम देवतुल्य थे। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम जब नाट्यशास्त्र पढ़ते हैं तो आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स भी पढ़ते हैं। तो आर्ट के स्टूडेंट के लिए पॉलिटिकल बाउंड्रीज, वो तो प्लैनेट का बच्चा है, बहुत ज्यादा प्लैनेट का बच्चा है। हाँ, लेकिन पहले अपने मोहल्ले की चीज जानना चाहिए। सही बात है। बिना लोकल हुए आप ग्लोबल नहीं हो सकते। क्या बात है। तो एक शब्द भी है ग्लोकल, तो ग्लोकल रहिए, पहले लोकल रहिए और पूरी दुनिया के बच्चे बनिए। माफी चाहूंगा, मुझे लगता है अच्छा लग रहा है और बात करने की इच्छा है, लेकिन क्या है 6 बजे हमको नाट्य प्रस्तुति भी दिखाना है और शायद हमारे जो गेस्ट हैं वो इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ी सी तैयारी भी करनी है। तो 15 मिनट में आप पानी वानी पी के आ जाइए और पहले से ही हम तैयार रहेंगे। सीधा नाटक मैं चाह रहा हूँ सही समय पर शुरू हो जाए। अगर हमारे गेस्ट आ जाए बस तो हम सही समय पर शुरू कर देंगे। तो बस 15 मिनट में हम लोग आ जाइए। थैंक यू सो मच।